कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है, क्या नहीं होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हाँ, पिछले कुछ समय से लखनऊ और दिल्ली में उत्तर प्रदेश को लेकर के ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में भी। और लगातार ये कयास लगाए जाने लगे कि बड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ बहुत बड़े चेंज होंगे, तमाम सारी चीज़ें होंगी और यहाँ से जो लोग मंत्रिमंडल से हटाए जाएंगे उनको या तो संगठन में समाहित किया जाएगा या केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा 15 दिन बाद, उसमें समाहित किया जाएगा। बड़े बड़े कयास लगाए गए, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि क्या अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और क्यों नहीं होगा, ये सबसे बड़ा कारण है। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे का कारण ये है कि ए.के. शर्मा को प्रधानमंत्री का जो सबसे करीबी जाना जाता है, उनको लॉन्च करना था उत्तर प्रदेश में और उन्हें कोई अहम ओहदा दिया जाना था। लेकिन योगी जी ने इसको लेकर के साफ इनकार कर दिया है कि वो उनको बड़ा ओहदा देने नहीं जा रहे हैं। इससे पहले भी ये एक बार हो चुका है कि जब उन्हें 4 कालिदास मार्ग अलॉट तक कर दिया गया था और का बड़ा पद देने का बात भी कर दी गई थी, लेकिन उनकी चली नहीं और अंत में उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। बी.एल. संतोष यहाँ पर रहे, दत्तात्रेय होश बोले रहे, दिल्ली में प्रधानमंत्री ने मीटिंग की, उसमें तमाम बड़े आरएसएस के नेता, बड़े जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए। लेकिन अब लगता है कि योगी जी ने साफ कर दिया कि वो प्रधानमंत्री के बाद देश में दूसरे बड़े ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो क्या अब योगी जी ने मोदी जी को बता दिया है कि वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है और वो अगले प्रधानमंत्री होंगे। यही कारण है कि ए.के. शर्मा को यहाँ पर स्थापित नहीं किया जा पा रहा। तो क्या अब ये जो सारी कवायद थी वो ध्वस्त हो गई है या अभी कुछ इसमें और बाकी है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका राघवेंद्र जी। मोहित अहमद साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मोहित अहमद साहब। और आर.ए. उस्मानी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ संजीव कौशिक जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे राघवेंद्र त्रिपाठी जी का। राघवेंद्र त्रिपाठी जी, माफ करिएगा, राघवेंद्र सिंह जी, क्या अब उन सारी अटकलों पर विराम लग गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा या अभी भी कुछ बाकी है? प्रदीप जी, पहले दिन से सूत न कपास जुलाहन में लट्ठम लट्ठा, ये एक कहावत है, वो हो रही थी। कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है या कोई संगठन में फेरबदल होने जा रहा है। ये जो बैठकें होती हैं भारतीय जनता पार्टी की दैनिक गतिविधियों का हिस्सा थी। आपको याद होगा, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जब उत्तर प्रदेश आए थे, उससे पहले उत्तराखंड गए थे। तो ये हमारे यहाँ प्रदीप जी की एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ हर 6 महीने में एक ऐसी बैठक होती रहती है। दिसंबर महीने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आए थे, उन्होंने समीक्षा बैठक की थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे संगठन महामंत्री जी आए थे, उन्होंने संगठन की भी गतिविधियों में भाग लिया, सरकार की गतिविधियों में भी भाग लिया। कोरोना में क्या हो रहा है, संगठन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, उसकी समीक्षा की। सभी मंत्रियों से मुलाकात की, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और हमारे जो है मीडिया के लोग, उनसे भी मुलाकात की और समाज के भी बहुत लोगों से उन्होंने मुलाकात की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक दल है। वहां पर जो भी गतिविधियां होती हैं हमारे यहाँ, वो संगठन के प्रतिद्वारी बैठकों के माध्यम से जो निर्णय होता है वो उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई टिकट वितरण भी होता है तो उसमें बाकायदा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है,
हमारी तुलना अगर आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस से करेंगे, कोई व्यक्ति आकर के यहाँ निर्णय ले लेता है तो हमें लग रहा है न्यायोचित नहीं है। ना कोई ऐसा फेरबदल होने जा रहा था, ना होने वाला है, ना आगे होगा। और दूसरी बात, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई निर्णय लेना भी है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, तो उसमें कोई संगठन को इतनी बड़ी हस्तक्षेप करने वाला भी नहीं है। ठीक, ठीक, चलिए। मोहित अहमद साहब, आपने सुना, कह रहे हैं कि ना होने वाला था ना होगा, ये एक कपोल कल्पना थी। मोहित अहमद साहब, क्या अब आपको आवाज मिल रही है? जी मोहित अहमद साहब, मोहित अहमद साहब, क्या आपको अगर आवाज मिल रही है? तो आपने राघवेंद्र जी को सुना, उन्होंने कहा कि ना कोई परिवर्तन होने वाला था ना कोई परिवर्तन होगा। जी, हमारे साथी जो पैनल में बैठे हैं भाजपा के, वो ऐसे आसानी से थोड़ी कहेंगे कि क्या हकीकत है। पूरा गूंज रहा है आज 10 दिन से, 15 दिन से। और मैं तो ये कहूँगा कि 150 विधायक, 200 विधायक जो भाजपा के हैं, वो अपने मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है। और इस चीज़ की जानकारी संगठन के पदाधिकारियों को भी है, उनके दिल्ली आला हाई कमान को भी है। और त्राह विधायक लोग कर रहे हैं। जब विधायकों की यहाँ की ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही है, लाल फीताशाही का नाम तो मैंने सुना था और जाना भी था, मगर सचमुच की लाल फीताशाही इस लोकतंत्र में है तो माननीय योगी जी के राजकाल में देखी गई, राजकाज में। और इसमें जब उनके ही विधायक लाचार हैं, मजबूर हैं, उनका काम ब्यूरोक्रेट सुन नहीं रहे हैं, तो आम जनता की क्या सुनी जा रही होगी, आम लोगों की क्या सुनी जा रही होगी। और अपोजिशन के जो विधायक है, पूर्व मंत्री है, जो मौजूदा विधायक है अपोजिशन के में, उनकी भी तो बिल्कुल ही क्या सुनी जाएगी जब सत्ता के पक्ष के लोगों की नहीं सुनी जाएगी। और हमें तो सोचना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर आप लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को महत्व नहीं देंगे और जनप्रतिनिधि का कुछ भी दबदबा नहीं होगा तो ये ब्यूरोक्रेसी कहाँ चली जाएगी, इसका अंदाजा नहीं है। आप खाली 9 अधिकारियों और 11 अधिकारियों को लेकर के इतना बड़ा उत्तर प्रदेश शासन चलाएंगे तो बहुत सी चीज है, तथ्य है, नीतिगत मामले हैं, वो सब दबे रह जाएंगे और अधिकारी निर्द्वंद हैं और उनके करप्शन में फिर कोई नहीं आएगी कि वो जानता है अधिकारी कि हम कोई अवैधानिक कार्य करेंगे, कोई अनियमित कार्य करेंगे या हम कोई करप्शन का कार्य करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री की यहाँ तक की पहुंच सब लोगों की नहीं है। जब भाजपा के विधायकों की नहीं है, मोहित अहमद साहब, भाजपा के विधायकों की नहीं है, पहुंच नहीं होगी। मोहित अहमद साहब, सवाल सुन लीजिए। जी मोहित अहमद साहब, मैंने आपसे सवाल किया था मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, आप मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा करने लगे। खैर, दोबारा से आऊँगा आपके बात में। आर्य उस्मानी साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार, हटाए जाने को लेकर के चर्चा और तमाम चर्चाएं हुई, ये क्या एक कपोल कल्पना थी? शर्मा जी, आपने जो मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर जो ये चर्चा रखी है, मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि 6 मंत्रिमंडल की सीटें पहले से खाली हैं, 6 मंत्री नहीं है। 2-3 मंत्री जो थे वो कोरोना के काल में समा गए और प्रधानमंत्री और आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं की दिल्ली में बैठकें हो रही हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंध में और उत्तर प्रदेश के जो हालात है उसको सुधारने के संबंध में। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपने भाई को नौकरी लगवाते हैं, उनकी 6 साल उधर सरकार की करा दी। 200 से ज्यादा विधायक जो है वो सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं।
तो ये मंत्रिमंडल विस्तार तो विस्तार होगा, हो सकता है कहीं कि पूरा मंत्रिमंडल ही ना चेंज हो जाए, लेकिन इसकी जगह पे अगर प्रधानमंत्री जी आरएसएस के नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक ये करते कि इस कोरोना काल में जो है किसान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया है, उसके कर्जा माफी के लिए, उसके गन्ना भुगतान के लिए, और जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है उसको कैसे रोकेंगे, कैसे जनता को दवाएं उपलब्ध कराएंगे, कैसे बेड उपलब्ध कराएंगे, कैसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे, कैसे अस्पताल बनाएंगे, इस पे अगर वो चर्चा करते तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता। लेकिन अब वो चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर, उत्तर प्रदेश के चुनाव कैसे जीते जाए। अभी आपने देखा कि बंगाल, तमिलनाडु, केरला में जम के इन्होंने प्रचार किया और इनका वहां चूफड़ा साफ हो गया, और वहां आज जो है कोरोना की दर एकदम बढ़ गई। आज तमिलनाडु में देख रहा था वहां 30,000 केस आए हैं। तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं दिखाई पड़ता है कि देश का बेरोजगार भूखा मरा जा रहा है, व्यापारी मरा जा रहा है। इनको एक खुले मन से घोषणा करनी चाहिए कि हम किसानों करके हम आपको। ठीक है उस्मानी साहब, ठीक है, ठीक है उस्मानी साहब, आएंगे आपके पास दोबारा से। एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अखिलेश पति त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका। क्या कहेंगे, ये अब खबरें ये आ रही हैं कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, और ये जो चर्चाएं थी वो कपोल कल्पना थी। भारतीय जनता पार्टी जो कोरोना के महामारी के काल में उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करने में विफल रही है। योगी जी की सरकार चौतरफा कोरोना के काल में भी जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं उससे बहुत घबराई हुई है। आपने देखा कि मिर्जापुर में 12,000 रुपए के सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं, भदोही में 54,000 रुपए के ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। मंत्री के भाई को जो है निम्न आय कोटे में जो है नियुक्ति दे दी जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाता है शिक्षा मंत्री के भाई को। इसी प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लगातार कहीं पर कानून का राज नहीं रह गया है, लोगों को दवाइयां देने में असफल रही है सरकार। इसी सरकार में आपने देखा कि सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय राठौर जी खुद कहते हैं कि जी हम क्या आवाज उठाएं, जनप्रतिनिधियों की कोई आवाज सुनी नहीं जाती सरकार में। कई बार उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को कि वहां पर जो सीतापुर में ट्रामा सेंटर बना है उसको चालू कर दिया जाए। वो कह रहे हैं हम बोलेंगे तो हमें डर है कि कहीं हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ना लगा दिया जाए। जब ये हालत भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का है तो विपक्ष का के साथ किस तरीके का व्यवहार ये कर रहे होंगे ये आप लोग जान रहे हैं। आपने देखा कि माननीय सांसद आदरणीय संजय सिंह ने जब इनके भ्रष्टाचार का खुलासा करना शुरू किया तो योगी जी ने सोचा कि जो है देशद्रोह का मुकदमा लगा दो इनके ऊपर। 14 मुकदमे लगाने का काम कर दिया कि ताकि इनकी आवाज को बंद कर दिया जाए। गाजियाबाद में इनके यहाँ शमशान घाट में घोटाला हो जाता है, वहां पर बिल्डिंग गिर जाती है शमशान घाट की, 40 लोग काल के मुंह में समा जाते हैं। ऑक्सीमीटर का घोटाला इनके समय में कोरोना का होता है। इनके समय में जब भ्रष्टाचार पर कोई आवाज उठाता है, इनके जंगल राज पे कोई आवाज उठाता है तो मुकदमा करने का काम करते हैं, देशद्रोह का मुकदमा लिखने का काम करते हैं। तो आम आदमी पार्टी के लोग इस बात को, इनके मुकदमे से डरने वाले लोग नहीं है। आज जो भी ये कवायद शुरू की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो कोरोना के महामारी के काल में उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों की सेवा करने में फेल रही है, उसके मेकओवर के लिए लोगों का उस अपने विफलता से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है अपनी नई सरकार बनाने के लिए। ठीक है अखिलेश जी, ध्यान बांटने के लिए किया जा रहा है। दोबारा से आऊंगा आपके पास में, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। ठीक है अखिलेश जी, बात हो गई आपकी।
अखिलेश जी, बात हो गई आपकी, दोबारा से आपके पास आएंगे, चर्चा में शामिल। संजीव कौशिक जी के पास चलते हैं। संजीव कौशिक जी, आपको क्या लगता है कि वाकई ये जो सारी कवायद हुई, दिल्ली की बात हो, लखनऊ की बात हो, ये सब बेईमानी थी, इसका कोई मतलब नहीं था, या वाकई कुछ बड़ा होने वाला था? आवाज नहीं आ रही। संजू जी, अपनी आवाज खोल लीजिए, आप ऑडियो आप, हाँ जी जी जी, आप जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जिस तरह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपार बहुमत के साथ दोबारा मौका दिया, ठीक उसी तरह से राज्य सरकारों के मामले में भी उत्तर प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी। आदरणीय योगी नाथ जी ने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन जितनी उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर वो 100% खरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से अगले वर्ष में चुनाव है और उस चुनाव में जो खलबलाहट दिखाई दे रही है राज्य सरकारों के बीच में, उसी का एक परिणाम है कि केंद्र से नरेंद्र मोदी जी के खासम खास शर्मा जी की बात, तो शाह की बात कर रहे हैं, उनको यहाँ पे भेजा गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम ये भी देख पा रहे हैं कि पिछले 7 वर्षों में केंद्रीय नेतृत्व को कोई चुनौती यदि देता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो आदरणीय योगी जी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी वो जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह सकते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन क्या इस बात का जवाब है कि अरविंद शर्मा को केवल इस्तीफा देकर के एमएलसी के लिए यहाँ बुलाया गया था? जाहिर सी बात है कि उनके मायने बहुत बड़े थे और उनको कहीं और शिफ्ट करने की बात थी। लेकिन यहाँ डिप्टी सीएम जो चर्चा में थी कि डिप्टी सीएम बनाने की बात थी, लेकिन डिप्टी सीएम की तो बात दूर, लखनऊ में उनको एक बंगला भी अलॉट नहीं किया गया। वो गेस्ट हाउस में जितने दिनों तक रहे वो रहते रहे। केशव मौर्य या स्वतंत्र देव सिंह, जब इन सारे परिस्थितियों से लगातार वो मिलते रहे एक दूसरे से और वार्ता चलती रही, अंत में स्थिति ये आन पड़ी कि ये लोग जब वापस लौटे तो मजबूरी में इनको कहना पड़ा कि नहीं, 92% से ज्यादा कोरोना पर इन लोगों ने काबू पा लिया और बहुत अच्छा काम है। जाहिर सी बात है कि योगी जी की जो रणनीति थी और वो जो मजबूती के साथ अपने कुटे के साथ खड़े थे, उसमें वो तिल भर भी इधर उधर हिलने के लिए तैयार नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से चुनौती, जो शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ, केंद्रीय नेतृत्व को पहली बार कोई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ये चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबों के बीच में पीएल संतोष भी थे उसमें, इन सबों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है, चाहे वो केंद्र में हो, और केंद्र का ही कॉपी आपको दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से मोदी जी अपने निर्णयों से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक वैसे ही योगी जी भी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटते हैं। वो बड़े मजबूती के साथ यदि उन्होंने कदम बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी तरह का एक मैसेज जाए जनता के बीच में कि हमसे कोई कमी रह गई, हमसे कोई चूक रह गई, जिसके वजह से ये रद्दोबदल बात या किसी और तरह से हमारे बगल में किसी और को बैठाने की बात हो, वो ये मानने को तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर अभी मुहर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें भलाई भी है। ठीक है कौशिक जी। राघवेंद्र जी, आपने सुना, संजीव जी वही बात कर रहे हैं जो मैंने ओपनिंग में कही थी कि योगी जी क्या इतने पावरफुल होकर के निकले हैं कि अब वो प्रधानमंत्री को भी चुनौती देने के लायक हो गए हैं और मोदी जी को भी चुनौती दे रहे हैं। पार्टी एक परिवार है और हमारे यहाँ जो भी निर्णय होता है सब सम्मत से निर्णय होता है। क्या आपने कभी कल्पना की थी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे? कभी कल्पना दी थी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? राजनाथ सिंह का उभार। राघवेंद्र सिंह जी, मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा जो जनता के सवाल हैं, आप उसके छोटे छोटे जवाब दे दीजिएगा क्योंकि आपको पूरा मौका दिया था बोलने का। सवाल नंबर 1 ये है, फिर जो कौशिक साहब सवाल उठा रहे हैं वही सवाल जनता का भी है कि क्या AK शर्मा को यहाँ सिर्फ MLC बनने के लिए भेजा गया था? जहां उपयोगिता होगी वहां समय रहते उपयोग किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। अगर उनको कैबिनेट में लेना है तो वो लेंगे, इसमें संगठन की कहीं। तो प्रधानमंत्री जी के निर्णय का क्या होगा? प्रधानमंत्री जी के बहुत सगे हैं, बहुत खास हैं, 3 साल पहले IAS से रिटायरमेंट लेकर के यहाँ पर आए हैं। प्रदीप जी, वो एक रिटायर्ड IAS है, उनका सम्मान है पूरा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी। सवाल पूछता हूँ राघवेंद्र जी, मैं आपसे दोबारा ये सवाल पूछता हूँ कि क्या योगी जी अब बहुत पावरफुल हो गए हैं और इतने पावरफुल हो गए हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बता दिया है कि आपके बाद देश में अगर कोई दूसरा नेता है तो वो योगी जी हैं? आप हमें लग रहा है कुछ समझने नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन
बिल्कुल सही प्रदीप जी, मैं जो कह रहा हूँ वो पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, उसमें कहीं कोई राजनीतिक भाषा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, उसमें परिवार में जो भी निर्णय होता है सर्वसम्मत से निर्णय होता है। उसमें चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अपने योगी जी हो, चाहे मोदी हो, कोई भी नेता हो, ना कोई कमजोर होता है ना कोई पावरफुल होता है। इसमें समय रहते जो निर्णय होता है संगठन निर्णय करता है, संगठन में जो उचित लगता है वो उसको वहां पर उसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है। हमारे यहाँ कोई कुर्सी जी बताइए। फिर मैं राघवेंद्र जी सवाल कई खड़े हो रहे हैं ना कि योगी जी इतने पावरफुल हैं, 4.5 साल में बहुत पावरफुल हो गए हैं कि अब वो अपनी मनमानी करेंगे, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उनके हिसाब से हो। ये बात सच भी है, कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार उसके अनुसार ही होना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मंत्रिमंडल का विस्तार करना योगी जी का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। उसमें जो है किसी प्रकार की ऐसी दखलंदाजी हमारे संगठन नहीं करने जा रहा है जिसमें उन्हें काम करने में असुविधा हो। अगर योगी जी को लगेगा किसी की उपयोगिता है तो फिर ये अफवाहें कैसे फैली राघवेंद्र जी? ये सारी चीजें कैसे हुई कि दिल्ली में मोदी जी ने मीटिंग किया, BL संतोष जी के साथ मीटिंग किया, तमाम दत्तात्रेय होसबोले के साथ मीटिंग किया और संगठन मंत्री के साथ में मीटिंग किया, यूपी में भी तमाम मीटिंगें हुई, इसका क्या मायने क्या थे? उत्तर प्रदेश जो है कोरोना काल से जूझ रहा था, खाली उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था। हमने किस प्रकार से निर्णय लिए, क्या आगे निर्णय लिए जाने हैं, हमारी राजनीतिक गतिविधियां क्या है, हमारी संगठनात्मक गतिविधियां क्या है, उसमें किस तरीके से संगठन के लोगों को कोरोना से जूझ रहे प्रदेश में लगाया जाए, मंत्रियों को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, विधायकों को क्या जिम्मेदारी दी जाए, उनकी समीक्षा की जाए। इस प्रकार से सैकड़ों काम थे प्रदीप जी। उसमें खाली उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार नहीं था, उसमें जो है विभिन्न विषयों पर विभिन्न आयामों पर चर्चा होती है। हमारे यहाँ ये हर 6 महीने में इस प्रकार की बैठकें होती है और इस प्रकार की बैठकें खाली प्रदेश में नहीं होती है, हमारे वार्ड स्तर से। राघवेंद्र सिंह जी, अगर सब कुछ सही है तो प्रदेश के 2 बड़े मंत्री क्यों सीधे जाकर के नड्डा से मुलाकात करते हैं? कोई कर सकता है, उसमें किसी प्रकार की रोक थोड़ी ना है। आप मिल सकते हैं नड्डा जी से, मंत्री क्या मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी सभा होता है उन्हें बुला लेते हैं या उनके पास चले जाते हैं। ये कोई विषय नहीं है। कोई मंत्री अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले तो उसमें किसी की शिकायत ही करनी है या किसी की सिफारिश ही करनी है, ऐसा नहीं है। मिल सकते हैं, लगातार मिलते रहते हैं। 2 मंत्री का सभी मंत्री जब नड्डा जी से मिलते हैं, मेरी मुलाकात हुई नड्डा जी से, मेरी मुलाकात हुई परसों BL संतोष जी से हुआ, इसका कोई राजनीतिक माने नहीं था। ठीक है, अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप पर कमेंट करना चाह रहे हैं। अखिलेश त्रिपाठी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। 24 घंटे में एक बार जीवा पे आती है और सही बात बोल जाते हैं। राघवेंद्र जी अभी बोल गए कि संगठन जिम्मेदारी बांटने के लिए लोगों को कोरोना में क्या जिम्मेदारी मिलेगी, उसके लिए बैठक थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी का जो काल चल रहा था उसमें यानी कि ये मान गए कि कोई संगठन के स्तर पर कोई जिम्मेदारी जनता को बचाने के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाई थी किसी की। सरकार पे में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किस मुस्तैदी से कोरोना को रोका जा सकता है, इसके लिए कोई मंथन विचार बैठक इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुई। ये आप भी जान रहे हैं प्रदीप जी और ये राघवेंद्र जी ने कह भी दिया। तो अब तो खुलासा हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के महामारी के काल में लोग भगवान भरोसे रहे, लोगों को ना ऑक्सीजन मिला, न दवाई मिली, लोगों को कफन के लिए कपड़े नहीं मिले, लोगों को नहीं राघवेंद्र जी कहते हैं मुझे इनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश जी, आप लोगों ने 1.5 करोड़ की आबादी दिल्ली की क्या दुर्दशा कर दी, पूरे देश ने देखा। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप बहुत बोल चुके, बात इधर उधर मत घुमाइए। अखिलेश जी, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में आपकी क्या भूमिका है, आप लोग ये बताइए दिल्ली में क्या कर रहे हैं। 1.5 करोड़ की आबादी को आप लोगों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार मौतें छिपाने में लगी हुई है, मौतें छिपाने में लगी हुई है। अगर हम मौत नहीं छिपा करके लोगों की दवाई देने में, आप अपने बारे में बताइए, दिल्ली में आप लोग खुलवाने में लगे होते
तो वहां के विधायक को नहीं बोलना पड़ता कि सरकार में बोलने पे देशद्रोह का मुकदमा होता है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? अब आप बोल गए और आज ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में नहीं अखिलेश जी, आज हम मंत्रिमंडल पर चर्चा कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसी पर अगर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप जब आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोरोना के महामारी के काल में जो विफलता रही, जो इन्होंने कोई विचार गोष्ठी नहीं किया, किसी को जिम्मेदारी नहीं बांटी, जो मुख्यमंत्री योगी जी ने कोई किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की, संगठनात्मक स्तर पर क्या सेवा की जाएगी ये तय नहीं किया। आज ठीक है अखिलेश जी, आपका सवाल ले लेते हैं राघवेंद्र जी से। जी राघवेंद्र जी, अखिलेश जी सवाल जवाब ले लेते हैं राघवेंद्र जी। अखिलेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री अकेले काम करते हैं, उसी तरीके से योगी जी भी अकेले ही काम करना पसंद करते हैं, और योगी जी ने ये स्टेब्लिश कर दिया कि वो अकेले ही सब कुछ करेंगे, सब कुछ संभव है। आम आदमी प्रवक्ता, आम आदमी का जो पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ड्रामेबाज मुख्यमंत्री जो है वो आपके अरविंद केजरीवाल है। 1600 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने जिस प्रकार से विज्ञापन दिया, मैं ये पूछना करता हूं, ये क्या कोरोना काल में जायज था? पिछले 7 सालों में एक भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया? 15 अप्रैल को कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, 17 तारीख को छाती पीटने लगते हैं, दिल्ली में स्थिति खराब है। जब केंद्र की सरकार का ऑक्सीजन आयोजित करने की बात करती है, तब ये कहते हैं ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है। आपके नेता ऑक्सीजन दलाली करते पकड़े गए, आपके नेता ऑक्सीजन ब्रेक बेचते पकड़े गए, आपके नेता रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़े गए। अरे आप किस मुंह से बात करते हैं? सबसे नौटंकीबाज मुख्यमंत्री आपका है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे खराब मुख्यमंत्री आपका है। कोई विकास नहीं करता है, सिर्फ नौटंकी करते हैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आपकी क्या भूमिका थी? उसका जवाब कौन देगा? आपको पता है माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरे माननीय अरविंद केजरीवाल उसके जो बहनोई घोटाले में गिरफ्तार हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल 1600 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर रहे थे। जब 1-1 रुपए की कीमत थी तो 1600 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर रहा था अरविंद केजरीवाल। पिछले 7 सालों में ये बताइए कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए? कोई काम नहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया, सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने के अलावा कोई काम नहीं किया उसने। आपको पता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो चला है। राघवेंद्र जी आपको भी रोकना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अखिलेश जी आप जी ठीक है, आपके जोश की मैं बहुत तारीफ करता हूं। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है। ठीक है अखिलेश जी, एक ब्रेक का वक्त हो चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि क्या ये जो संभावनाएं थी वो संभावनाएं अब नागड़ी हो गई हैं या अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है जो सामने दिखाई नहीं दे रहा। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।
Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम सीधा रुक करेंगे मोहित अहमद साहब का। मोहित अहमद साहब, आप भी मंत्री रह चुके हैं और आपको क्या लगता है कि अब योगी जी 4.5 साल 4.25 साल करीब मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब इतने पावरफुल हो गए हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बता दिया कि नहीं, हम जो कहेंगे वही होगा, मंत्रिमंडल में उनके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा मंत्रिमंडल का विस्तार जी, तो और मुख्यमंत्री जी के पावर को भी बता रहे हैं। मैं तो कहता हूं जब मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं थे तभी उन्होंने अपनी पावर दिखा दी कि हेलीकॉप्टर किसी के लिए सज रहा है, व्यवस्था किसी के लिए हो रही है और शपथ माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ले रहे हैं। बिल्कुल तो पावर तो उसी वक्त पता चल गई थी। वो ये मालूम हो गया था लोगों को कि ना वो भाजपा के कंट्रोल में है ना किसी के कंट्रोल में है, वो स्वयं अपने निर्णय के मालिक है। नहीं, मेरा सवाल मोहित साहब मेरा सवाल आपसे ये है, हमारे साथी जो बीजेपी के पैनल में बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा था, आप ही सवाल पूछ लीजिएगा उनसे। तो क्या जिस तरह से पहली बार उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और दिखाया कि वो किसी के कंट्रोल में आने वाले, किसी के बस में आने वाले नहीं है, एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया है कि वो अपने दमदार नेता हैं, उनके आगे कोई कुछ चल नहीं सकते, किसी चल नहीं सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी माने जाते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत दमदार है, अपने निर्णय पे अटल रहते हैं और ये निर्णय उनके इच्छा के विरुद्ध हुआ था और आज भी चला आ रहा है। मगर इसके माने कि योगी जी के मुकाबले में माननीय प्रधानमंत्री जी पावरफुल नहीं रह गए हैं, उनके मुकाबले में वो अपनी इच्छा का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। मगर इस चीज को समझने के लिए चले जाइए डिप्टी सीएम मौर्य तो समझिए कि वो कितना पीड़ित हैं कि उनके साथ 200 विधायक परेड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों से अपनी बात कह रहे हैं, मगर कहीं टस से मस्त कराने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। नहीं तो मैं वही बात आपसे समझ रहा नहीं तो मोहित साहब मैं वही बात आपसे समझ रहा था कि योगी जी अब इतने पावरफुल होकर के उभरे हैं कि ना वो 200 विधायकों की सुनेंगे, ना वो संगठन मंत्री की, और यहाँ तक कि जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है देश के प्रधानमंत्री, उनकी भी नहीं चलेगी। अब वो इतने पावरफुल हैं कि अगला चुनाव जब लेकर के लुटिया डूब जाएंगे तब भाजपा के लोगों को पता चलेगा कि माननीय योगी जी के पावर के कारण या उनके निर्णय के कारण हम लोग कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इसका पता तो उन्हें इस अगले चुनाव के बाद पता चलेगा कि जब लाशें गंगा में बह रही हैं, जब वो बयान दे रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो कौन ज्यादा अच्छा झूठ बोल लेता है और कौन झूठ में आगे है। जब वो बयान दे रहे हैं कि न जो दवाई की कमी है, न अस्पताल की कमी है,
ना बेड की कमी है, ना डॉक्टर की कमी है, हर चीज कंट्रोल में है। मगर कंट्रोल कितना हुआ ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देख लिया कि आज चादर तक जो नामी चादर है उस पर जो लपटी हुई है, अपने आदमियों से कहते हैं कि इसको जल्दी से हटाओ राम नामी चादर को और दूसरी चादर उड़ा दो या हटा दो या छिपा दो। मैं आंकड़ा उत्तर प्रदेश की हालत सबसे खराब रही है, मगर ठीक है, हम लोग कम आंकड़ा। मोहित अहमद साहब, इस पर हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग इसी पर फोकस करें। जी नहीं मोहित साहब, ये बात जो आप कह रहे हैं इस पर मोहित साहब, इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं और कौन सबसे पावरफुल होकर के उभरा उस पर चर्चा कर रहे हैं। उस्मानी साहब आ रहा हूँ मोहित साहब, आपके पास आऊंगा दोबारा। होगा जी, उनकी इच्छा कहेगी वही होगा, बिना उनकी इच्छा के इनका नेतृत्व, इनका जो दिल्ली में बैठा हुआ हाईकमान है भाजपा का, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ठीक है, दो विधायकों की नहीं चुनी जा रही। ठीक है उस्मानी साहब, ठीक है उस्मानी साहब, ठीक है मोहित साहब, बात हो गई आपकी जी। तो कैसे उनकी इच्छा के विरुद्ध निर्णय लिया जाएगा, यही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है उस्मानी साहब आपके पास, ठीक है उस्मानी साहब आपके पास आ रहा हूँ। क्या ये योगी जी इतने पावरफुल, उनके पीछे वेट कहाँ से आ रहा है? क्या आरएसएस का पूरा वेट उनके साथ में है? बताएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और इसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संघ परिवार बैठ के तय करेंगे। उनकी मीटिंगें आज से 5 तारीख तक हो रही है, दिल्ली में हो रही है जी। और जहां तक मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। वो जिसको चाहे मंत्रिमंडल में रखे और जिसको चाहे मंत्रिमंडल में से निकाल दे। उस्मानी साहब ये बात ठीक है कि उस्मानी साहब ये बात ठीक है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन आपके यहाँ भी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे तो मुलायम सिंह यादव जी का इंटरफेरेंस पूरा होता था, वो जिसको चाहते थे मंत्री बनवा देते थे। तो बाहर का पार्टी का भी तो दबाव होता है ना सर। लेकिन ये मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको मानते हैं उस सुझाव को या नहीं मानते जी। बहुत से सुझाव ऐसे होते हैं मान लिए जाते हैं, बहुत से सुझाव ऐसे होते हैं नहीं माने जाते हैं। लेकिन जहां तक भी भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार से खुश नहीं है और जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, गन्ना किसान परेशान है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है, धान की दुर्दशा हो गई है, गेहूं भीग रहा है, दुर्दशा हो रही है, चारों तरफ उस्मानी साहब ठीक है उस्मानी साहब, आपको जब भी मौका मिलता है तो आप पूरी तरीके से घेरने में कामयाब हो जाते हैं, आप मौका नहीं छोड़ते हैं। सदर के विधायक ने एक एफआईआर लिखाने के लिए थाने में धरना देने का काम किया। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर समाजवादी पार्टी की सरकार ने बना दिए। ठीक है उस्मानी साहब, जब हम उस पर चर्चा करेंगे, विधायकों के दर्द पर चर्चा करेंगे, तो आप उनके दर्द को अच्छी तरीके से बयां कर दीजिएगा। संजीव कौशिक जी का रुख करते हैं। संजीव कौशिक जी, आपने बहुत मौजूद बातें कही थी। आ रहा हूं उस्मानी साहब। जी जी जी। जनता पार्टी को अपनी स्थिति साफ करनी है या उत्तर प्रदेश में मजबूत होना है तो खुले मन से आए, किसानों का कर्जा माफ करे, व्यापारियों का कर्जा माफ करे और जो स्कूल बंद है उसमें जो टीचर है बिटवीन, उनको पैसा देने का काम करे जो हम लोगों ने देने का काम किया था। अगर ये नहीं करते हैं तो इनको जनता इनको उठा के सड़क पे फेंक देगी, चाहे ये जितने मुख्यमंत्री बदल ले, चाहे जितने मंत्री बदल ले। ठीक है कौशिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या अब सवाल ये है कि योगी जी इस बात को दरकिनार कर देना चाहते हैं कि वो केंद्र के हस्तक्षेप से मुख्यमंत्री बने थे, ये बात उनको नागवार गुजरती है और अब उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, मैं ही हूँ और हम देश के प्रधानमंत्री के बाद में दूसरा चेहरा है। ये क्लियर हो गया है?
देखने के लिए 2-3 मुद्दे होते हैं जिसपे हम गौर से देखते हैं तो पता चलता है, जैसे कि उनकी शासकीय किस तरह से एक प्रणाली है प्रशासन को चलाने की, क्या वो मजबूती के साथ चला रहे हैं, कितनी पकड़ है उसमें, शिक्षा कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या है। हमने देखा है कि जिस तरह से हम प्रशासनिक स्तर पर योगी जी की सफलता और विफलता को आंकते हैं, तो हमने खुलेआम देखा कि जिस तरह से आज भी थानों की बोली लगाई जाती है और किस तरह से सिपाहियों की ही या प्रशासनिक अधिकारियों की ही मुखबरी खुद उन्हीं के तंत्र के लोग कर रहे हैं, और इस तरह से जिस तरह की घटनाएं पिछले वर्षों में देखने को मिली है, इसमें भी वो ज्यादा बेहतर काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां तक इस कोरोना काल या महामारी की बात हो, इसमें भी उन्होंने जो किया है निश्चित तौर पे और लोगों से बेहतर किया है, लेकिन जो उम्मीदें थी वो बेहतर नहीं कर पाया है। इसमें भी शिक्षा का हाल वही है, और कृषि के बारे में जो शिकायतें संजीव जी ये बात तो नहीं, संजीव जी ये बात तो आपने कही कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही, मैं आपसे संगठन की बात कर रहा हूँ कि योगी और मोदी जी में अब ये बात तय होना बाकी है कि कौन सर्वश्रेष्ठ नेता है। कोई शक नहीं कि मोदी जी सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, लेकिन योगी जी ने भी ये तय कर दिया है कि उनसे कम नहीं है वो जी का जो आप आंकड़ा देख रहे हैं और उनके कार्यकाल की जब समीक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता नीचे की तरफ घटती हुई दिखाई देती है। और इसी चीज से चिंतित होकर के संघ प्रमुख और खास करके दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोगों की एक मीटिंग होती है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति बनाए और इस डैमेज किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और ये बात योगी जी खूब समझते हैं कि संघ परिवार जो चाहेगा वही होगा, और संघ परिवार के अंदर में पकड़ की यदि बात करें हम तो आज के वक्त में तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो योगी जी कहीं कमजोर नहीं दिखाई देते हैं। योगी जी की भी एक चीज और नहीं, लेकिन एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से दत्तात्रेय होश बोले 2 दिन लखनऊ में रहे लेकिन मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की, तो आरएसएस का वेट तो उनके पास है, उनके पास वेट कहाँ से आ रहा है? क्या मोहन भागवत का सीधा हाथ है उनके ऊपर? उनको एक अंदरूनी ताकत मिलती है जिसके वजह से वो अपने खुदे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और उनको लग रहा है कि नहीं, जो जिन चीजों की, चूंकि एक चीज ध्यान में रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि खुल के मैं बात करूं तो धर्मनिरपेक्षता की बात अब पुरानी बातें हो गई है। 2 खानों में बटा हुआ 2 राजनीति ध्रुव है, और उसमें एक बहुसंख्यक आबादी और एक अल्पसंख्यक आबादी की बात करें तो बहुसंख्यक आबादी को ही ध्यान में रख करके वहां की राजनीति तय होती है। और वो ये गुर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सीख लिया, और योगी जी ने बड़े मजबूती से अपनी पकड़ बना ली है, खास करके इस जिस की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, बहुसंख्यक आबादी की तरफ। इसी से जी तो इसी से सवाल ये, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कौशिक जी, क्या तो इसमें कोई शक नहीं है कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा। अगर योगी जी के नेतृत्व में यूपी का चुनाव लड़ा गया तो आपको लगता है कि 300 के पार होगा? आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं जी। कोई भी चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ती है और पूरी ताकत के साथ लड़ती है, और जितना वो जीतने का प्रयास करती है उससे 2 गुना टारगेट लेके वो चलती है। हम समझते हैं कि योगी का इस बार एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के लिए भी एक टेस्ट के जैसे होगा, क्योंकि 24 में चुनाव है, तो ये इसी के रास्ते योगी के चुनाव के ही नतीजों के रास्ते केंद्र तय होनी है कि आने वाले दिनों में वो कहां पे बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं उस दावों से बहुत कुछ भिन्न रिजल्ट आने वाले हैं, और जो उम्मीद की जा रही है निश्चित रूप से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुंह त्याग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी विपक्ष पार्टियां कितना उसको कलेक्ट कर पाती है, अपनी तरफ जोड़ पाती है, ये भी देखना होगा। ठीक है, तो यही कारण राघवेंद्र अखिलेश जी आप अपनी बात रख लीजिए, लेकिन मैं जी, जब से कोरोना के महामारी के काल में भारतीय जनता पार्टी लगातार फेल हुई है अपने कार्यकलापों को करने में, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का लगातार सर्वे हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनल सर्वे भी कराया, अलग अलग न्यूज चैनलों ने भी जो सर्वे किया है उसका परिणाम आपको पता है कि उसमें साफ साफ कहा गया कि इस कोरोना महामारी के काल में जो विफलता रही है कोरोना को रोकने को लेकर के, इसमें इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग, देश के लोगों में बहुत क्षोभ है, उत्तर प्रदेश के लोगों में बहुत क्षोभ है। अब उस क्षोभ, उस जो दुख है, जो इनको हटाने के लिए लोग कृतसंकल्प हो गए हैं। अखिलेश जी उसको गुमराह, अखिलेश जी वो जो क्षोभ है जी के लोगों में कि अब अलग तरीके की कुछ चर्चाएं की जाए मीडिया के द्वारा,
कुछ कोरोना के महामारी काल में जो विफलताएं रही हैं उससे कुछ ध्यान हटा दिया जाए, कुछ जो इनके शिक्षा मंत्री के कार्यकलाप जो सामने आए हैं उसको छुपा दिया जाए, जो 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 कस्तूरबा गांधी स्कूलों में जो घोटाले पाए गए हैं उसको छुपा दिया जाए, जो कोरोना के महामारी के काल में जो सिलेंडर घोटाला किया गया। ठीक है अखिलेश जी, आपकी बात मैं समझ गया, आपने पूरे घोटाले खोल दिए यहाँ बैठ करके जी। की जिम्मेदारी दी जाएगी। योगी जी बहुत नहीं, सेवा कार्य करने की बात भी की गई। अखिलेश जी, ये साफ कर दिया गया है कि जो नुकसान हुआ है वो सेवा कार्य के जरिए उसकी भरपाई की जाएगी। वो मुख्यमंत्री अपने विधायकों का नहीं सुनता, वो अपने जनता का क्या सुनेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है और तानाशाही देश के लिए ठीक नहीं है। ये तानाशाही जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतनी जल्दी ठीक है। राघवेंद्र जी, आपके पास सवाल ये उठता है कि तमाम बातें कही जा रही कि नीचे उतनी सफलता नहीं मिली, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव में भी मात खानी पड़ी। कोई बात नहीं कि इसमें कोई शक नहीं कि योगी जी बहुत मजबूत नेता बन करके उभरे हैं, लेकिन अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो ये जो पंचायत चुनाव में हाल हुआ है उससे कैसे निपटेंगे आप लोग? मुख्यमंत्री हो वो एक निमित्त मात्र होता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, पूरी इकाई चुनाव लड़ती है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आप लंबे समय से मीडिया में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब कोई चुनाव होता है तो पूरी ऊर्जा से लड़ा जाता है। हमारे यहाँ वार्ड अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, उसके हिसाब से अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो हमारी 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। और अब जिला पंचायत की जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए अब जिला पंचायत का चुनाव स्थानीय चुनाव होता है, उसमें टिकट देना या ना देना वो कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। हम लोगों ने न टिकट दी थी, मात्र एक अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और उसमें जो है जो जितनी सफलता असफलता मिली उस हिसाब से उस विषय को ज्यादा तवज्जो देना हमें लग रहा नहीं है उचित है। भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में 300 से ऊपर सीटें लेकर के आएगी। दूसरी एक बात और है, चर्चा के दौरान हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय दूसरे लोग कह रहे थे कि संघ का बहुत हस्तक्षेप होता है, केंद्र का बहुत हस्तक्षेप होता है। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी। देखिए हमारे यहाँ हर जगह फोरम बना हुआ है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उनके पास जो विषय चर्चा के लिए जाता है, जो संज्ञान में जाता है उसमें वो लोग निर्णय करते हैं। संघ का भारतीय जनता पार्टी में ठीक है राघवेंद्र जी। हाँ, अरे भाई राघवेंद्र जी ऐसी कोई बात ना कहिए जो, क्योंकि करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनको ये समझ अच्छा मतलब वो खराब लगता है जी। हाँ उस्मानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़े समाज को, दबे कुचले समाज को लगातार धोखा दे रही है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने मौर्य जी के अध्यक्षता में चुनाव लड़ा, मौर्य जी को चीफ मिनिस्टर बनना था, मौर्य जी को ढक्कन कर दिया और ला करके वो सामान्य जात के आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। यही इन्होंने कल्याण सिंह के टाइम किया था, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनको हटा के राजेंद्र गुप्ता को बना दिया और राजनाथ सिंह को बना दिया। यही काम इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, उमा भारती जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा उनकी अध्यक्षता में और उनको हटा दिया। तो ये लोग बैकवर्ड पिछड़ों के, शेड्यूल कास्ट के, माइनॉरिटी के ये दुश्मन लोग हैं। और मैं आपके माध्यम से उस समाज के लोगों, उस्मानी साहब, अगर ये लोग 85% के दुश्मन लोग हैं तो 45% लोग उनको वोट कहां से दे रहे हैं? उस्मानी साहब, सवाल ये है, अगर सारे लोगों के ये दुश्मन है तो 45 से 50% लोग वोट कहां से दे रहे हैं उनको? से लेकर के 2014 से लेकर के 2020 तक लगातार 45%, बंगाल में भी 42% वोट मिला है। लखनऊ से बाकायदा मुहर लग के आई थी, आउट हुई थी और वो सब के सब हार गए। जनपद सीरी में इनको मात्र 6 सीटें मिली, सारी सीटें ये हार गए। 72 सीटों में ये 64 सीटें हार गए। तो इनका लगातार पराजय हो रहा है और उसके बाद ये मानने को तैयार। ठीक है मोहित अहमद साहब, आप अपने सवाल सीधे राघवेंद्र जी से पूछ सकते हैं। कोई सवाल पूछना है मोहित अहमद? मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये किसानों के
कर्जे को माफ करेंगे। ओहो, हम मैं मंत्रिमंडल को लेकर के बात कर रहा हूँ। ओहो, हम मैं मंत्रिमंडल को लेकर के बात कर रहा हूँ उस्मानी साहब। ठीक है, मोहित अहमद साहब आपकी बारी है। मोहित जी, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं राघवेंद्र जी से सीधा सवाल कर सकते हैं मंत्रिमंडल को लेकर। उस्मानी साहब आपकी बात हो गई। मोहित अहमद साहब के पास जा रहा हूं मैं। उस्मानी साहब बात हो गई आपकी। उस्मानी साहब बात हो गई आपकी। अरे भाई जरा मोहित अहमद साहब को भी सुन ले जी। लागू किया है, बीच में आपका सवाल कट कट के आ रहा था, उनके बोलने की वजह से और धीमी हो गई थी। मैं आपसे चाहूंगा कि फिर से सवाल दोहरा दीजिए। आप राघवेंद्र सिंह जी हैं, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो राघवेंद्र जी से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ये थोड़ी कहेंगे कि हमारी पार्टी में विद्रोह हो गया है या हमारी पार्टी में कोई वो नहीं है। वो तो हमेशा कहेंगे कि सर्वसम्मत से निर्णय होता है और सब संगठन का काम संगठन के लोग देखते हैं। ये सब कहने की बात है, वो सत्यता को स्वीकार नहीं करेंगे राकेश जी। और जहाँ तक आम पब्लिक की बात है, वो दिन भूल जाइए जब आपको वोट मिलता था। अब इस कोरोना काल के बाद अब आपको वोट नहीं मिलेगा। मोदी जी की लोकप्रियता खुद घट करके 1/4 रह गई है। आप इसीलिए सबका व्हाट्सएप बंद कर रहे हैं। सबका जो प्रश्न पूछ रहा हूँ पूछ लीजिए भाई। ठीक है मोहित साहब आपसे सवाल पूछने के लिए कहा था। ठीक है, अखिलेश देश और प्रदेश की हमें समर्थन प्राप्त है। उत्तर प्रदेश और पूर्ण बहुमत की सरकार है। अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी के पास चलते हैं भाई। अखिलेश त्रिपाठी जी, क्यों ये साफ हो गया है कि योगी जी सबसे पावरफुल आदमी है उत्तर प्रदेश के और बिना उनके इजाजत के पत्ता नहीं हिलेगा। मोहित साहब ठीक है जी, ठीक है। अखिलेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिला पंचायत के चुनाव के में ये रिजल्ट आ चुका है कि भाजपा हर जगह मात खा गई है और दूसरे दल ज्यादा जीते हैं। मगर अब भाजपा के लोग अपनी पावर की मोहित अहमद साहब, वो बात ठीक है, लेकिन जब कोई बड़ा चुनाव होता है तो मोहित साहब, जब बड़ा चुनाव होता है 2022 का चुनाव होगा तो मोदी जी खुद फ्रंट से लीड करेंगे। आपको नहीं लगता कि तब स्थितियां अलग हो गई? अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी, क्या लगता है 2022 के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? जी प्रवक्ता ये बताएं, अभी कह रहे थे कि पंचायत चुनाव हुआ उससे कोई बहुत टिकट दिया नहीं दिया, मतलब अपनी बातों में फंस जाते हैं। ये मतलब हार गए तो स्वीकार नहीं करेंगे कि हार गए पंचायत के चुनाव में, जनता ने इनको हराने का इनको सबक सिखाने का काम कर दिया। तीनों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से एक जिला पंचायत के कैंडिडेट का घोषणा किया था। क्या वो फर्जी था? राघवेंद्र जी बताएं। अगर आप हार गए, जनता ने आपको हरा दिया तो उसको स्वीकार करना सीखिए। ये लोकतंत्र है, पहला बात। दूसरा, आप प्रश्न पूछिए, मेरे में जवाब उससे लीजिए। बताइए आप प्रश्न क्या है आपका? आपने प्रश्न ये है, इस प्रश्न उत्तर दे चुका अखिलेश जी। अभी लग रहा है आपने ये बात डिबेट में इसका जवाब दिया जा चुका है। आप अधीर मत होइए, इस डिबेट में इसका जवाब दे चुका है। बताइए राकेश जी, हर जिले में किसको आपने टिकट दिया? राघवेंद्र जी भाई, कैंडिडेट रहा है तो मोहित अहमद साहब राघवेंद्र जी हैं जी, निलंबित कर दिया है और अपने मोहर से कैंडिडेट लड़ाया और बहुत से सब हार गए हैं। तो आपने भाजपा के कैडर को भी निलंबित किया है। मोहित साहब, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। मोहित साहब, मैंने आपकी बात का जवाब दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। 22 के चुनाव में मोदी जी फ्रंट से लीड करेंगे। कौन से संघ के अधिकारी थे जो लगातार हर मंत्री लोगों से, हर पदाधिकारियों से मीटिंग कर रहे थे? तो कम से कम जनता के बीच में वो चीजें बोले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो प्रूव कर पाए। अभी लगातार चल रहा है कि इनके 2 पदाधिकारी, ये संगठन मंत्री और एक आरएसएस के पदाधिकारी जाकर प्रदेश में लोगों से बात कर रहे हैं। जो विधायकों के बीच में मतभेद है,
जो विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, जो असंतोष है, ये तो सारी इससे पार्टी करती है ना। की अखिलेश जी, ये तो सारी पार्टी करती है ना, कील काटे दुरुस्त तो सारी पार्टी करती है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी करे तो इसमें बुराई क्या है? छुपाने की क्या जरूरत है? यहाँ आकर के जनता के बीच में झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ये कहने की क्या जरूरत है कि हमारी सरकार के कार्यकलापों में, कार्य संचालन में आरएसएस का कोई हस्तक्षेप नहीं है? या तो आप कहिए और या तो यह स्वीकार करिए कि उसका हस्तक्षेप है 100% और उसके एजेंडे को लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। इसको मानने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं ये बताएं। अरे अखिलेश जी, आप तो ये जानते हैं, आपकी पार्टी भी, आपकी सरकार भी है, लेकिन आपकी पार्टी का भी तो उसमें वेटेज रहता है ना, पार्टी के लोगों के भी सुनी जाती है। का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अभी आपने फिर लगातार 4 दिन मीडिया में पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के साथ साथ आरएसएस के समन्वयक लगातार वहां उत्तर प्रदेश में बने रहे, सबसे चर्चा किए, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है आरएसएस का सरकार में। भाई हमारा हस्तक्षेप ये सुनते नहीं अखिलेश जी। अखिलेश जी अपना एक तरफा बैंड बजाते रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संघ का डायरेक्ट कोई हस्तक्षेप नहीं होता है सरकार चलाने में। देखिए, जो संगठन मंत्री हमारे यहाँ आता है, ये बात दुनिया जानती है, वो संघ के माध्यम से आता है। एक मंत्री भी हम देते हैं संगठन भारतीय जनता पार्टी चलाने के लिए, लेकिन ऐसा कोई प्रतिनिधि सरकार में नहीं होता है, ना कोई ऐसी बैठक होती है सीधे जिसमें संघ का प्रतिनिधि जो होता है सीधे सरकार में दखल दे। उसके लिए संगठन मंत्री की भूमिका होती है, वो भी संघ द्वारा भेजा जाता है। देखिए अखिलेश जी, आप जो है कुतर्क बहुत करते हैं। अखिलेश जी, आप कुतर्क करते हैं, इसके अलावा कुछ आपके पास है नहीं। पूरी दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी संघ घोटाला हुआ कस्तूरबा विद्यालय में, उस पर क्या एक्शन ले लिया? सरकार अलग अलग होती है। अखिलेश जी, कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आकर के उसका काम करने का तरीका एक बार देखिए। समय कम है हमारे पास में, कौशिक जी के पास चलते हैं, कौशिक जी से कुछ चीजें समझ लेते हैं। ठीक है कौशिक जी, संजीव जी, अखिलेश जी मैं आपके बता रहा हूं। अखिलेश जी, समय समाप्त हो रहा है, अनुरोध करेंगे आप शांत हो जाइए थोड़ा सा। संजीव कौशिक जी, कुछ बातें आपसे समझना चाहूँ, पूरा क्लियर हो गया है कि मंत्रिमंडल में जो कुछ भी होगा बिना योगी जी की सहमति से कुछ भी नहीं होगा, ये बात क्लियर हो गई है। पार्टी के इस अंतर कलह को यदि विपक्ष अपनी मजबूती समझ रही है तो ये बहुत बड़ा भूल में है। विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए अपनी अलग रणनीति से जो बनानी है वो बनानी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई बार इस तरह के मसले उठे और भारतीय जनता पार्टी बहुत कुशलता से इस तरह के मसलों को सुलझा लेने में सक्षम है। मुझे लगता है कि अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें यदि विपक्ष ये बात सोच रही हो कि इससे हमें फायदा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। निश्चित तौर पे जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे धरातल पे उतारना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस इलेक्शन में बहुत सारे सवाल पूछे जाए। समय समाप्त हो गया। आप जल्दी से ये बता दीजिए, समय समाप्त हो गया है, कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा? खबर आई है, मुझे नहीं लगता कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नहीं समय नहीं है, समय मोहित साहब, समय समाप्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कौशिक जी ने भी साफ कर दिया है कि अभी लगता नहीं है कि कोई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि ये दो चीजें एकदम साफ हो गई हैं। योगी जी एकदम बहुत पावरफुल होकर के सामने आए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ये मैसेज दे दिया है कि आपके बाद अगर देश में कोई दूसरा है तो वो हैं योगी जी, जो देश के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में बिना उनकी सुने कोई चीज़ संभव नहीं है। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब केशव के साथ में मुख्यमंत्री की बात चल रही थी, उस समय भी योगी जी ने अपने हट के कारण, अपनी ताकत के कारण लोहा बनवाया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने में कामयाब हुए। एक बार फिर से AK शर्मा को यहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन योगी जी ने दर्शा दिया कि बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी अनुमति के कुछ भी संभव नहीं है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए K News India।